एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के त्रयोदशः पाठ यानी कि 13वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है वर्णोच्चारण शिक्षा, अर्थात वर्णों के उच्चारण की शिक्षा। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम वर्णों को उच्चारित कैसे करते हैं, यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, पाठ में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। शब्दानाम, शब्दों का सम्यक, सही, शुद्धम च और शुद्ध, उच्चारणम, उच्चारण, नितांतम महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इति वयम, ऐसा हमने, पूर्वस्मिन् पाठे, पहले पाठ में, दृष्टवन्तः, देखा। शब्दों का सही और शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है, ऐसा हमने पहले पाठ में देखा। कस्यचित् शब्दस्य, किसी शब्द का, सम्यक उच्चारणार्थम, सही उच्चारण करने के लिए, तस्य, उस शब्दस्य, शब्द के, प्रत्येक वर्णस्य, प्रत्येक वर्ण का, शुद्धम, शुद्ध, निर्दुष्टुम, दोष रहित, उच्चारणम, उच्चारण, भवेत, होना चाहिए। किसी शब्द के सही उच्चारण के लिए उस शब्द के प्रत्येक वर्ण का शुद्ध और दोष रहित उच्चारण होना चाहिए। अतः इसलिए प्रत्येक वर्णस्य, प्रत्येक वर्ण का शुद्धम उच्चारणम, शुद्ध उच्चारण, कथम भवतीति, कैसे होता है, अत्र यानी कि यहाँ, ज्ञास्यामः यानी कि जानेंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है यहाँ जानेंगे। वर्णानाम, वर्णों के, स्वर व्यंजना आदि नाम, स्वर व्यंजन इत्यादि, विविध, विभिन्न, भेद, उपभेदानाम, भेद और उपभेदों के, विषय, विषय में, वयम, हमने, पूर्वाशु कक्षाशु, पहले की कक्षाओं में, ज्ञातवन्तः, जाना है। वर्ण, स्वर व्यंजन इत्यादि के विभिन्न भेद और उपभेदों के बारे में हमने पहले की कक्षाओं में जाना है। तत्र यानी कि वहाँ, आस्य यानी कि मुख में, षड यानी कि 6, उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान, अप यानी कि भी, वयम, हमने, दृष्टवन्तः, देखे हैं। वहाँ मुख में 6 उच्चारण स्थान भी हमने देखे हैं। परंतु लेकिन वर्णानाम उच्चारणे, वर्णों के उच्चारण में, केवलम, केवल, आस्यस्य, मुख का, एव उपयोगः, एव यानी कि ही, उपयोगः, उपयोग, भवति, होता है, इतना, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्णों के उच्चारण में केवल मुख का उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। वर्णानाम उच्चारणार्थम, वर्णों के उच्चारण के लिए, आसेन सह, मुख के साथ, शरीरस्य इतरेषाम, शरीर के दूसरे, अप यानी कि भी, अंगानाम, अंगों का, उपयोगः, उपयोग, भवति, होता है। वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के साथ शरीर के दूसरे अंगों का उपयोग भी होता है, यथा, जैसे। तो वो कौन कौन से अंग हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है नाभि प्रदेशः, यानी कि नाभि प्रदेश, नाभि जो आपके पेट में स्थित, जिसे आप नेवल बोलते हो, उस हिस्से की बात यहाँ पर की गई है। इसे कहा जाता है मांसपेशी बल तंत्रम। दूसरा जो भाग है वो है उरह यानी कि चेस्ट, इसे कहते हैं वायु बल तंत्रम। फिर आता है कंठबिलह यानी कि आपके कंठ या गले का स्थान, इसे कहते हैं ध्वनि तंत्रम। और फिर चौथे नंबर पर है आस्यम यानी कि हेड, सिर का जो हिस्सा है वो इसमें आता है, इसे कहते हैं उच्चारण तंत्रम। आस्यस्य अभ्यंतरे यानी कि मस्तिष्क के अंदर 2 भाग होते हैं, एक है मुखम और दूसरा है नासिका। मुखम यानी कि मुंह और नासिका यानी कि नाक। तो ये जो सारे अंग हैं, इनके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। कैसे होता है इसका पूरा प्रोसेस हम आगे
चित्रों के माध्यम से और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसके माध्यम से समझेंगे। यदा वयम किंचित शब्दम वर्णम वा उच्चारयितुम इच्छामः तदा, जब भी हम किसी शब्द का या वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं, तदा यानी कि तब, सर्वप्रथमम सबसे पहले, नाभि प्रदेशे नाभि प्रदेश में, स्थिताः स्थित, मांसपेश्यः मांसपेशियां, उरः यानी कि चेस्ट, नोदयन्ति नोदयन्ति का अर्थ होता है दबाना, दबाती हैं। सबसे पहले नाभि प्रदेश में स्थित मांसपेशियां उर को दबाती हैं, यानी कि जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारा जो नाभि प्रदेश है उसके आसपास मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो प्रेशर डालते हैं कहाँ पर, उरह यानी कि चेस्ट की तरफ। वहां से हवा जो है वो उठती है, कहाँ पर जाती है, चेस्ट की तरफ जाती है। उरह पुनः श्वासकोश स्थितम वायुम ऊर्ध्वम निसारयति। उरह यानी कि चेस्ट, ये क्या करता है, पुनः फिर से श्वासकोश स्थितम, श्वासकोश यानी कि जो आपके फेफड़े हैं वहां पर स्थित वायु को, हवा को, ऊर्ध्वम यानी कि ऊपर की ओर, निसारयति उठा देती है, फैला देती है। सह वायु वह वायु ऊर्ध्वम सरन कंठबिलम प्राप्नोति, ऊपर उठ करके कंठबिलम यानी कि कंठबिल जो हमारा गला होता है वहां तक पहुंच जाती है। वह वायु ऊपर उठकर कंठबिल तक पहुंचती है। ततः इसके पश्चात सह वायु वह वायु पुनः फिर से ऊर्ध्वम सरन ऊपर उठकर आस्यम यानी कि मस्तिष्क या मुख में प्रविशति पहुंच जाती है। जैसे ही हम बोलना चाहते हैं कुछ, तो हमारा जो नाभि प्रदेश है वहां पर स्थित जो मांसपेशियां हैं वह वायु को ढकेल करके कहाँ पर भेजती हैं, चेस्ट के पास भेजती हैं। और इसके बाद चेस्ट में जो हमारे फेफड़े हैं वहां से वायु ऊपर की ओर जाती है और कहाँ पहुंचती है, कंठबिलम यानी कि गले तक पहुंचती है। और वहां से उठ करके फिर कहाँ हो जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। आस्यस्य अभ्यंतरम प्रविश्य, मस्तिष्क के अंदर पहुंचकर मुखे मुंह में, नासिकायाम च और नाक में, स्थितेषु स्थित, षडशु 6 उच्चारण स्थानेषु उच्चारण स्थानों में, वर्णानुसार वर्णों के अनुसार, स्वकीयम स्थानम प्राप्य अपने स्थान को प्राप्त करके, सह वायु वह वायु तस्मिन् स्थाने उस स्थान से, वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में, प्रकटी भवति प्रकट होती है। जब वायु मस्तिष्क तक पहुंचती है, इसके पश्चात क्या होता है, मुख में या फिर नासिका में, जहां पर 6 उच्चारण स्थान होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो उन 6 उच्चारण स्थानों पर पहुंचकर अपने अपने स्थान के अनुसार वह वायु वर्ण के रूप में प्रकट होती है। अब देखो यहाँ पर हमें ये चित्र के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। मनुष्येषु वाग उत्पत्ति प्रक्रिया, मनुष्यों में वाग यानी कि जो भी हम बोलते हैं उस उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया है वो यहाँ पर समझाया गया है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये है हमारा नाभि प्रदेश है ये, और इसके आसपास ये क्या है, इसकी मांसपेशियां हैं। तो जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से वायु उठती है, इसे कहा जाता है मांसपेशी बल तंत्र। यहाँ से वायु उठती है और यहाँ से उठकर कहाँ जाती है, ये जाती है उरह यानी कि चेस्ट पर, और इसे कहते हैं वायु बल तंत्रम। यहाँ तक जाती है वायु, और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, श्वासनाल, श्वासकोश, पार्श्वस्थी पंजरम और उरह प्राचीरम, बहुत सारे पार्ट हैं हमारे चेस्ट के भी। तो यहाँ पर वायु जाती है और यहाँ से उठ करके ये जो हमारे फेफड़े हैं ये वायु को ऊपर की ओर भेजते हैं। यहाँ से उठकर जाता है कंठबिल यानी कि हमारा जो ये गला है, इस स्थान पर वायु पहुँचती है, इसे हम कहते हैं ध्वनि तंत्रम। यहाँ पर जब पहुँचता है, इसके भी 2 पार्ट हैं, गलबिलह और कंठबिलह। यहाँ पर जब वायु पहुँचती है तो यहाँ पर कंपन होता है और फिर ये ऊपर की ओर वायु को फेंकता है, तो ये हमारे ऊपरी हिस्से में जाता है जिसे हम कहते हैं आस्यम यानी कि हेड। ये हमारे सिर का हिस्सा है, यहाँ पर हवा जाती है और इसे कहा जाता है उच्चारण तंत्रम,
क्योंकि यहीं से जो शब्द हैं, जो वर्ण है, वो उच्चारित होते हैं। आस्यम यानी कि मस्तिष्क के भी अलग अलग भाग हैं जहाँ से उच्चारण होता है। पहला तो है नासिका यानी कि नाक, इसके बाद है मुखम यानी कि मुंह, और जिह्वा यानी कि जीभ। इनके माध्यम से वर्णों का उच्चारण होता है। आस्यस्य अभ्यंतरे स्थितेषु षडसु स्थानेषु सह वायु वर्ण रूपेण कथम प्रकटी भवति। आस्यस्य यानी कि मस्तिष्क के अभ्यंतरे अंदर, स्थितेषु स्थित, षडसु 6, स्थानेषु स्थानों से, सह वायु वह वायु, वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में, कथम यानी कि कैसे, प्रकटी भवति प्रकट होती है, इति अग्रे ज्ञास्यामः यह आगे जानेंगे। अलग अलग स्थानों से वर्ण कैसे बाहर निकलते हैं ये हम आगे जानेंगे। आस्यस्य अभ्यंतरे मस्तिष्क के अंदर, वर्णानाम उत्पत्त्यर्थम वर्णों की उत्पत्ति के लिए, वस्तुतः वास्तव में, त्रीणि तत्वानि 3 तत्व आवश्यकानि भवन्ति आवश्यक होते हैं। मस्तिष्क के अंदर वर्णों के उत्पन्न होने के लिए 3 तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? प्रथमम पहला है स्थानम यानी कि स्थान, द्वितीयम दूसरा है कर्णम यानी कि करण, तृतीयम यानी कि तीसरा आभ्यंतर प्रयत्नः यानी कि अंदर होने वाले प्रयत्न। अस्मिन् पाठे इस पाठ में स्थानस्य कर्णस्य च चर्चाम कुर्मः, स्थान और करण के बारे में चर्चा करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्नस्य आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में अग्रिमायाम कक्षायाम ज्ञास्यामः आगे की कक्षा में जानेंगे। ये 3 तत्व होते हैं जिनके माध्यम से वर्ण प्रकट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसमें कि हम स्थान और करण के बारे में अभी आगे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो तीसरा तत्व है आभ्यंतर प्रयत्न, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो तत्व है स्थानम यानी कि स्थान। वर्णस्य उच्चारण समय, वर्ण के उच्चारण के समय, श्वासकोशातः श्वासकोश से ऊर्ध्वम सरन वायु ऊपर उठकर कंठबिल माध्यमेन कंठबिल के माध्यम से आस्यस्य अभ्यंतरम प्रविश्य, आस्यस्य यानी कि मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करके, तत्र वहाँ, मुखे मुख में, नासिकायाम वा या नाक में, यस्मिन स्थले जिस स्थान से, वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में, प्रकटी भवति प्रकट होता है, तत् वह स्थानम इति उच्यते, स्थान ऐसा कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्थान किसे कहते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय श्वास कोश से यानी कि जो हमारा चेस्ट है वहां से वायु उठकर कंठबिल के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करके मुख या नासिका के जिस स्थान से वर्ण के रूप में प्रकट होता है उसे हम कहते हैं स्थान। आज से मस्तिष्क में षड स्थानानि वयम दृष्टवन्तः, 6 स्थान हैं हमने देखा है। यथा जैसे मस्तिष्क में 6 उच्चारण स्थान हैं ऐसा हमने देखा है। जैसे कि यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है तो देखो ये है आस्यम यानी कि हमारे जो मस्तिष्क का एरिया है, इसको संस्कृत में हम कहते हैं आस्यम। तो मुख के अंदर कौन कौन से स्थान होते हैं? कंठः, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठम च। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, इति 5 स्थानानि, ये 5 स्थान। मुख के अंदर ये 5 स्थान होते हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। इसके बाद नासिका इत्येवं षष्ठम स्थानम, नासिका यानी कि नाक, ये 6ठा स्थान है। इस प्रकार मस्तिष्क में पूरे 6 उच्चारण स्थान होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये हमारा मस्तिष्क है, इसके मुख्य 2 पार्ट होते हैं, नासिका और मुख। मुख के अंदर 5 उच्चारण स्थान होते हैं और नासिका ये 6ठा उच्चारण स्थान है।
अब ये 5 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। आस्य वर्णानाम षड उच्चारण स्थानानि, मस्तिष्क में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ यानी कि गला। इसके बाद है तालु। तालु होता है मुख के ऊपर का हिस्सा, जो हमारा होंठ है, यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, जहां पर आप ये बिंदु लगा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है तालु। इसके बाद तीसरे नंबर पे है जो स्थान, उसे कहते हैं मूर्धा। तो ये तालु से थोड़ा आगे की ओर और ये भी ऊपर का ही हिस्सा होता है, इसे कहते हैं मूर्धा। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर दंता यानी कि दांत। हमारे जो दांत हैं ये भी वर्णों के उच्चारण में सहयोग करते हैं। फिर 5वें नंबर पर है ओष्ठः यानी कि ओठ, और 6ठे नंबर पर जो उच्चारण स्थान है इसे कहते हैं नासिका यानी कि नाक। स्थानस्य स्थान के सम्यक कार्यम सही कार्य को निदर्शनार्थम निर्देश करने के लिए या बताने के लिए मुरली समुचितम उदाहरणम अस्ति। मुरली समुचित उदाहरण है, मुरली यानी कि बंसी। तो बंसी ये स्थान को बताने का एक समुचित उदाहरण है। मुरल्याः उंगली छिद्राणि आस्यस्य स्थानानि इव व्यवहारन्ति। मुरल्याः मुरली के उंगली छिद्राणि, उंगलियों के जो छिद्र, मुरली आपने देखी होगी उसमें बहुत सारे छेद बने होते हैं जिस पर उंगलियां रखकर इसे बजाया जाता है। तो ये जो उंगलियों के स्थान है, ये जो छिद्र हैं, ये मुख में जो स्थान है उसी के समान व्यवहार करते हैं। मुरली नलिकया, मुरली की नली में अगच्छन वायु, आई हुई वायु को उंगली छिद्रशु, ये जो उंगलियों के छेद हैं इन्हीं के माध्यम से विविध ध्वनि रूपेण प्रकटी भवति, विभिन्न प्रकार की ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। जब भी मुरली बजाई जाती है तो मुंह से हम क्या करते हैं, हवा उसमें जो है भरते हैं, हवा देते हैं मुंह से, और जब इस नली में वायु आती है, हवा आती है, जब इन छिद्रों पे उंगलियों को रखते हैं तो जो ध्वनि है वह अलग अलग रूप में प्रकट होती है। तो ये मुरली जिस तरह से काम करती है, इसके छिद्र जिस प्रकार से काम करते हैं, इसी प्रकार से हमारे मुख में जो अलग अलग स्थान है वह भी कार्य करते हैं। इसलिए मुरली के ये जो छेद हैं इनका जो कार्य होता है, जिस प्रकार से इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरह से हमारे मुख के जो अलग अलग स्थान हैं इनसे वर्ण उत्पन्न होते हैं, दोनों एक समान हैं। इसके बाद है दूसरा तत्व कर्णम। वर्णस्य उच्चारण समय, वर्ण का उच्चारण करते समय आस्यस्य यह भागः, मस्तिष्क का जो भाग स्थानम स्पर्शति, स्थान को स्पर्श करता है, स्थानस्य समीपम वा याति, या स्थान के समीप होता है, सह भागः वह भाग कर्णम इति कथ्यते, कर्ण कहलाता है। वर्ण का उच्चारण करते समय मस्तिष्क का जो भाग स्थान को स्पर्श करता है या स्थान के समीप होता है वह भाग कर्ण कहलाता है। यथा निदर्शने, जैसा दिखाया गया, मुरलीम वादयन्तः, मुरली बजाते समय, अंगुल्यः उंगलियां, आस्यस्य कर्णानि इव व्यवहरन्ति, आस्यस्य यानी मस्तिष्क के, कर्णानि इव कर्ण के समान, व्यवहरन्ति व्यवहार करती हैं। अंगुल्यः अंगुलियां, यदा जब, अंगुली छिद्राणि उंगलियों के छेद, जो मुरली पर छेद बना होता है उंगलियों को रखने के लिए, विविध रूपेण विभिन्न रूप से, स्पर्शन्ति छूती हैं, तेषाम समीपम वा यान्ति या फिर उनके समीप होती हैं, तदा तब, तेषु उंगली छिद्रेषु उन उंगली छिद्रों से, विविध ध्वन्यः विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, प्रकटी भवन्ति प्रकट होती हैं। जब भी मुरली को बजाते हैं तो जो वहाँ पर छेद बने होते हैं उन पर उंगलियां स्पर्श करती हैं या उनके आसपास होती हैं, तो उससे क्या होता है, मुरली से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तालु मूर्धा दंताः च, तालु मूर्धा और दांत, एतेषु त्रिषु स्थानेषु, ये 3 स्थानों में, जिह्वा कर्णम भवति, जिह्वा यानी कि जीभ, कर्णम भवति कर्ण होती है, तालु मूर्धा और दांत,
ये 3 स्थान है। उच्चारण स्थान अभी हमने पढ़े थे, 6 प्रकार के हैं। तो ये जो 3 स्थान हैं, इनमें कारण कौन होता है? जिह्वा होती है। जिह्वा यानी कि हमारी जीभ। तो जीभ का क्या काम होता है, जीभ करण कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। तालव्या नाम मूर्धन्या नाम दंत्या नाम च वर्णा नाम उच्चारणार्थम। तालु, मूर्धा और दांतों के वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा, जीभ यथाक्रम यानी क्रम से, क्रम के अनुसार तालु मूर्धनम दंतम च स्थानम। तालु, मूर्धा और दांत के स्थानम, स्थान को स्पर्शति, स्पर्श करती है। समीपम व याति, या फिर उनके समीप होती है। एन यथाक्रमम, जिसके क्रम के अनुसार तद तद वर्णानाम उत्पत्ति भवति, उस वर्णों की उत्पत्ति होती है। अतः इसलिए एतेषां त्रिविधानाम वर्णानाम उच्चारणार्थम, इन 3 प्रकार के वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा करणम, जिह्वा करण अर्थात उपकरणम भवति, अर्थात उपकरण होती है। जिह्वा क्या है? वो उपकरण के समान है इन 3 स्थानों के लिए। जैसे जो मुरली पर छेद बने होते हैं, जब वायु नली में आती है तो उंगली जिस जिस छेद को छूती है या उसके पास में होती है, वहां से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वैसे ही ये जो 3 स्थान हैं, कौन कौन सा? तालु, मूर्धा और दांत। 3 स्थानों को हमारी जीभ जब छूती है या उसके पास में होती है, तब कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए जो जीभ है वह इन 3 उच्चारण स्थानों का उपकरण है। जैसे कि देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है। तालव्याः वर्णाः यानी कि तालव्य वर्ण, ऐसे वर्ण जो तालु इस स्थान से उच्चारित होते हैं। तो तालु ये क्या है? स्थान है, और जिह्वा इनका उपकरण है। यानी कि जो जिह्वा का मध्य भाग है, जिह्वा के 3 भाग, एक पीछे का भाग, एक आगे नोक वाला भाग, और एक हो गया बीच वाला भाग। तो जिह्वा का जो बीच वाला भाग है, जीभ का बीच वाला भाग, ये जब तालु को स्पर्श करता है तब कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये क्या हो गया? तालु हमारा स्थान हो गया और जिह्वा इसका उपकरण हो गया। इसी प्रकार से मूर्धन्याः वर्णाः यानी कि मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो मूर्धा क्या है? तालु के आगे जो ऊपर का हिस्सा है, इसे मूर्धा कहते हैं। जिह्वा का जो आगे का भाग यानी कि जो नुकीला वाला हिस्सा है जीभ का, ये जाकर मूर्धा को छूता है, तब कुछ वर्णों की उत्पत्ति होती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो तभी हम बोल सकते हैं जब हमारे जीभ का आगे वाला भाग मूर्धा को छुए, टच करे। तो इसलिए मूर्धा ये क्या हो गया? स्थान हो गया, और जिह्वा इसका करण यानी कि उपकरण हो गया। इसके बाद है दंत्याः वर्णाः यानी कि दंत्य वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दांतों से होता है। तो ये हमारे दांत हैं, और हमारे जीभ का जो अगला हिस्सा है, आगे का जो भाग है, जब इन दांतों को टच करता है तब कुछ वर्णों की उत्पत्ति होती है। यानी कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे जीभ का ये जो अगला हिस्सा है वो दांतों को छुएगा। तो यहाँ पर दांत ये स्थान हो गया, और जिह्वा इसका कारण यानी कि उपकरण हो गया। अंगुल्यः करणानि इव, अंगुलियां करण के समान होती हैं, यानी कि उपकरण के समान होती हैं। जैसा कि मैंने भी समझाया कि ये जो छेद है, यहाँ पर जब वायु इस नली में भरती है तो उंगलियां जिस छेद को छूती हैं उससे अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से हमारी जो जीभ है वह अलग अलग स्थान को छूती है, तो अलग अलग प्रकार के वर्ण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उंगलियां भी करण के समान होती हैं, अर्थात उंगलियां भी उपकरण होती हैं। कंठः ओष्ठः नासिका च, कंठ, ओठ और नासिका यानी कि नाक, एतेषु त्रिषु स्थानेषु, ये 3 स्थान स्वस्थानम एव करणम भवति, अपने स्थान के ही करण होते हैं, यानी कि अपने ही उपकरण होते हैं, इनका कोई अलग से उपकरण नहीं है। कंठ्यानाम ओष्ठ्यानाम नासिकानाम च वर्णानाम, कंठ, ओष्ठ और नासिका से
वर्णों का उच्चारण में जिह्वा प्रायः निष्क्रियाः भवति। जिह्वा यानी कि जीभ प्रायः निष्क्रिय होती है। कंठ, ओष्ठ और नाक से जो वर्ण निकलते हैं उनमें जिह्वा का प्रयोग नहीं होता। वहां पर जिह्वा प्रायः कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। एतेषां वर्णानाम उच्चारणार्थम, इन वर्णों के उच्चारण के लिए तत् स्थानस्य एव कश्चित् परभागः तत् स्थानस्य पूर्वभागं स्पर्शति समीपम वा याति। उस स्थान के किसी भाग का मतलब पहला भाग या दूसरा भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है या उसके समीप होता है, इसी से वर्णों का उच्चारण होता है। इसका कोई भी उपकरण नहीं होता। अतः एतेषां त्रिविधानाम, इसलिए इन 3 प्रकार के वर्णानाम उच्चारणार्थम, वर्णों के उच्चारण के लिए स्वस्थानम करणम अर्थात उपकरणम भवति, अपना स्थान ही उपकरण होता है। तो यहाँ पर इसे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले कंठ्याः वर्णाः, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो देखो यहाँ पर है कंठ और इसके 2 भाग हैं। ये है पृष्ठ भाग और ये है अग्रभाग, यानी कि ये पीछे का भाग और ये आगे का भाग। यहाँ पर कंठ ये स्थान भी है और कंठ ये कर्णम यानी कि उपकरण भी है। कोई भी वर्ण जब यहाँ से उच्चारित होगा तो ये जो आगे का भाग है और ये जो पीछे का भाग है ये आपस में टकराएंगे, इसी से वर्ण का उच्चारण होगा। यहाँ पर किसी तीसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है? स्वयं स्थान है और खुद ही अपना उपकरण है। इसी प्रकार से ओष्ठ्याः वर्णा, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ओठ से होता है, जिनका उच्चारण स्थान ओठ है। तो देखो ओठ के भी 2 भाग हैं, उत्तरोष्ठा और अधरोष्ठा, ऊपर के ओठ और नीचे के ओठ। तो ये अपना उच्चारण स्थान भी है और अपना करण भी है। यहाँ से जो भी वर्ण उच्चारित होते हैं तो क्या होता है, ऊपर और नीचे के जो ओठ है ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं और वर्णों का उच्चारण हो जाता है। यहाँ पर किसी तीसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से नासिक्याः वर्णाः, यानी कि नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो ये है नाक, यहाँ से उच्चारित होते हैं वर्ण और इसके भी 2 भाग हैं, एक जो है मूल ऊपर का भाग और एक है नीचे का भाग। तो ये भी अपना उच्चारण स्थान स्वयं है और अपना उपकरण भी स्वयं है। जब भी कोई वर्ण नाक से उच्चारित होता है तो ये ऊपर और नीचे का भाग ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और वर्णों का उच्चारण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, कौन कौन से अंग हैं जो वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।